इन तस्वीरों के बीच मेरा सवाल यही है कि उत्सव और खेल के मैदान में युद्ध क्यों हो रहा है? अहिल्यानगर के मालीवाड़ा इलाके में सड़क पर किसी ने रंगोली बनाई जिस पर लिख दिया लव यू मोहम्मद। इसका विरोध हुआ, पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस का दावा है कि इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में आ गई और तनाव अब लगातार कम हो रहा है। मुस्लिम समाज ने उसमें आपत्ति जताई थी। कोतवाली पुलिस थाने में एक गुना नोंद हुआ था और जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट भी हुआ था। उसके मद्देनजर कुछ मुस्लिम युवक जो है वो कोटला स्टैंड के पास जमा हो गए। उन्होंने जो रोड है, संभाजीनगर जाने वाला रोड है, उसको रोका और पुलिस ने जो भी चेतावनी दी उनको माना नहीं और वार्निंग देने के बाद भी वो वहाँ से हिले नहीं। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू किया तो मॉब जो है, मॉब को पुलिस ने डिस्पर्स किया है और 30 लोगों को ताबे में लिया है। अहिल्यानगर बाजार में दुकान के ऊपर आई लव मोहम्मद के गोल बोर्ड लगाए गए थे जिनमें लिखा था मेरे घर जला दो कोई शिकवा न होगा, मुझे कत्ल कर दो कोई बदला नहीं होगा। मगर शान मोहम्मद में कोई बात आई तो सिर्फ तलवार उठेगी, कोई समझौता नहीं होगा। तलवार शब्द कहां से आया? हम संविधान चलाने वाले लोग हैं। त्योहारों का मौसम चल रहा है, हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। ऐसे में इस तरह की भाषा के इस्तेमाल करना सही नहीं है। अहमदनगर शहर के अंदर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करे गई नाम की, इसलिए हमने इस मोहल्ले के अंदर हमने खुद ने हमारे दुकानें निषेध के लिए बंद रखा। या ऐसा कोई भी धर्म के गुरु के खिलाफ कोई भी राजनीति ना करे। जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। शुक्रवार को बरेली में ठीक ऐसे ही लाठीचार्ज हुआ था। संयोग है या प्रयोग, जैसी भाषा वाले पोस्टर अहिल्यानगर में लगे, ठीक वैसे ही भाषा वाले पोस्टर और वीडियो कंटेंट बरेली में भी प्रचारित किए गए। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में तलवार है तो यूपी के बरेली में भी तलवार से वार की धमकी थी। अब तक तौकीर रजा समेत 22 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, जिनके ऊपर उपद्रव भड़काने का आरोप है। पुलिस ने 56 अन्य उपद्रवियों को भी अरेस्ट किया है। उन्होंने 50 से ज्यादा व्हाट्सएप कॉल करके लोगों को अलग अलग जगहों पर सक्रिय किया, तकरीबन 1000 से 1500 लोगों को सक्रिय किया। ये नदीम खान के ऊपर में आरोप है और मौलाना तौकीर रजा कई बार नदीम खान के ही घर पर आकर वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, रुकते थे यहाँ पर। तो इसी के वजह से
नदीम खान की बहुत सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही थी। अब पुलिस का ये कहना है कि तमाम सारे और तथ्य जो है वो नदीम खान की गिरफ्तारी के बाद में सामने आएंगे, क्योंकि जब पूछताछ होगी तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो नदीम खान के ज़रिए पुलिस को पता चल सकती हैं। तो यही वजह है कि नदीम खान की गिरफ्तारी हुई है। और इससे पहले डॉक्टर नफीस, जो कि इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल, जो कि तौकीर रज़ा की पार्टी है, उसके वो प्रवक्ता रहे हुए हैं, और उनका एक वीडियो 3-4 दिन पहले बहुत वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने पोस्टर को हाथ लगाया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, अगर पुलिस वालों ने हाथ लगाया तो उनके भी हाथ काटे जाएंगे। तो इस तरीके से एक वीडियो उनका वायरल हुआ था। और यहाँ सवाल उठता है कि लव यू मोहम्मद का कैंपेन सिर्फ तन से जुदा पर कैसे पहुंच गया और क्यों पहुंच गया। महाराष्ट्र से यूपी तक लव यू मोहम्मद कैंपेन के नारों में तलवार की धमकी एक जैसी क्यों है। बरेली में उपद्रव के बाद में अब लगातार तौकीर रज़ा के जो खास सहयोगी हैं उनके ऊपर में शिकंजा कस रहा है। और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त बरेली के सिविल लाइंस में मौजूद हूं। भारी तादाद में यहां पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर नफीस का बता रहे हैं कि दफ्तर है और ये अवैध तरीके से बनाया गया है, ये कहना नगर निगम का है। और इसके नीचे आप देखिए तमाम सारी दुकानें हैं। ये नगर निगम और नगर निगम ने कहा है कि ये उनकी ज़मीन है, और वहीं जो नफीस और तौकीर रज़ा थे वो उन लोगों का कहना था कि ये वक्फ की ज़मीन है, और इसका जो किराया है वो पूरा नफीस जो है, जो तौकीर के करीबी हैं, वो सारा लेते हैं। और इस दुकान का किराया कितना था? 14,000। 14,000 रुपये। तो ये किराया किसको जाता था? किराया किसको जाता था? आरिफ, ये आप देखिए कि जो लाल वाली टी शर्ट पहने हुए हैं, ये दाढ़ी रखे हुए हैं, वो नदीम खान है, जो कि वो दूसरे आरोपियों के साथ में जा रहे हैं। ये नदीम खान वो शख्स है जिसको जब गिरफ्तार किया गया तो उसके पास में जो दंगा भड़काने वाले हथियार थे, यानी पेट्रोल पंप या फिर जो खोखे हैं, उन हथियारों के अलावा एक सबसे खास बात है कि जो पुलिस की वॉकी टॉकी है, वायरलेस सेट है, वो भी उसके पास में था। पुलिस ने बरेली में जिन्हें पकड़ा उन्हें कैमरों के सामने पेश किया। वो सब हाथ जोड़े हुए थे। उनके पास से जब्त सामान को पुलिस वाले हाथों में लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे। त्योहारों के मौसम में नफरत का तनाव हर बार होता है। हर बार यही तस्वीरें सामने आती हैं। विरोध की एक जैसी भाषा और प्रतीक चिंता पैदा करते हैं। ये टूल किट की टेम्पलेट में होने वाले विरोध और समर्थन काफी नुकसान करते हैं। इनसे बचना ही सबके हित में है। पाकिस्तान टीम के कप्तान ने
भारत की आशंका को सच साबित कर दिया। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि पाकिस्तान को क्रिकेट की फीस से मिला पैसा आतंकियों के पास जाएगा और वो चला गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हार के एवज में मिली मैच फीस उन आतंकियों को दे दी जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। भारत ने किसी आम आदमी को नहीं मारा, इसीलिए सलमान आगा का झूठ भी बेनकाब हो गया। जिन्हें वो सिविलियन और बच्चे कह रहे हैं, वो आतंकियों पर डाला गया उनका नकाब है। क्रिकेट मैच, क्रिकेट के पिच पे खेला गया मैच जिसका रेवेन्यू वो ब्रॉडकास्टर्स को मिलेगा, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा, वो अनगिनत जो स्ट्रीमिंग एप्स थे उनको मिलेगा। जो प्रॉफिट कमाया है टिकट सेल्स पर, वो किनकी जेबों को भरेगा? पाकिस्तान की जेब को भरेगा। वो मैं आपको यहाँ पे यकीन से कह सकती हूँ, यही पैसा जो दिया गया है ना बीसीसीआई की तरफ से एशिया क्रिकेट कप के माध्यम से, वो जाकर मुरीद के को ही रिपेयर करेगा, वही टेरर कैंप्स को वापस से मजबूत करेगा जिनको हमने मार गिराए हैं। मैच की फीस आतंकियों को देने वाले क्रिकेट भावना की बात करते हैं, खुद को रोल मॉडल कहते हैं, जबकि उनका असली चेहरा कुछ और ही है। तो क्या ऐसे लोगों से हाथ न मिलाकर, ऐसे लोगों के हाथ से ट्रॉफी न लेकर भारत की टीम ने सही किया? पीसीबी के कोई अध्यक्ष या नकवी उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया, लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? हमारा सवाल है कि ये मैच नहीं होना चाहिए था ऐसे माहौल में। एशिया कप पर तब खूब नेतागिरी हुई जब सूर्य कुमार यादव ने अपनी जीत को ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया, मैच फीस दान की। तब आम आदमी पार्टी के नेता ने उनकी औकात के बारे में पूछा था। अब बीजेपी सौरभ भारद्वाज को 2 कौड़ी का विधायक कहकर सवाल पूछ रही है। क्या नाम है इनका? सूर्य कुमार यादव। अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर्स से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था। जब मैंने फर्स्ट डे वो गेम के बाद स्टैंड लेने के टाइम ऐसे सब बात की, उसके बाद मुझे ऐसा लगा आई थिंक मैं कुछ और भी कर सकता हूँ मेरी तरफ से, और जो मेरे कंट्रोल में है वो सब मैं कर सकता हूँ। और वही आया मेरे दिमाग में थॉट, और मैंने बिंदास बोल दिया कि कैप्टन ने जो दिखाया है सूर्या यादव जी ने, जिसको भारत की 150 करोड़ जनता सत नमन करता है, उन्होंने ऐसा थप्पड़ मारा है, ऐसा थप्पड़ मारा है, वो बुलेट से भी ज्यादा है। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहते हैं। पहले इसे सफेद कपड़ों में खेलते थे, लेकिन अब जर्सी और गेंद सब रंगीन हो गई हैं। खेल दिन से घंटों में सिमट गया है, इसलिए लोग क्रिकेट के मैदान में भी युद्ध का रोमांच महसूस करते हैं। वैसे युद्ध और क्रिकेट को अलग रखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और गैर समझी में धागे भर का फर्क है। और ये बात हम करेंगे 2 चिट्ठियों की, जिनकी वजह से भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की मां विवादों के केंद्र में आ गई है। इन 2 चिट्ठियों को समझ लीजिए। एक चिट्ठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अमरावती महानगर इकाई ने जारी की है, जिसमें 5 अक्टूबर को अमरावती में संघ के विजयादशमी कार्यक्रम की जानकारी भी है और इसमें शामिल होने वालों का नाम और परिचय भी है। इनमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर कमल ताई गवई का नाम भी लिखा है। दूसरी चिट्ठी में लिखा है कि सीजीआई बीआर गवई की मां डॉक्टर कमल ताई गवई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। इसी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि वो अम्बेडकरवादी हैं, इसीलिए संघ के कार्यक्रम से दूर रहेंगी। जब ये दोनों चिट्ठियां सामने आईं तो विवाद खड़ा हो गया और डॉक्टर कमल ताई गवई इस विवाद के केंद्र में आ गई। अब डॉक्टर कमल ताई गवई के बारे में आपको बता देता हूं। डॉक्टर कमल ताई गवई देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की मां तो हैं ही, वो दिवंगत अम्बेडकरवादी नेता और कई राज्यों में राज्यपाल रहे रामकृष्ण गवई की पत्नी भी हैं और इसके साथ साथ वो खुद भी सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं।
किसी व्यक्ति का संगठन के कार्यक्रम में शामिल होना या न होना एक व्यक्ति और एक संगठन के बीच का मसला है। इसीलिए डॉक्टर कमल ताई गवई संघ के कार्यक्रम में शामिल होती हैं या नहीं होती हैं, ये उनका निजी फैसला है और ये इतना बड़ा सवाल भी नहीं है। असली सवाल तो ये कि विवाद आखिरकार हुआ क्यों है। क्या विवाद इसलिए हुआ कि डॉक्टर कमल ताई गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश की मां हैं, जिनका किसी संगठन के कार्यक्रम में जाना निष्पक्षता पर सवाल उठाने की वजह बन सकता है, या फिर विवाद इसलिए हुआ कि डॉक्टर कमल ताई गवई उन दिवंगत अंबेडकरवादी नेता की पत्नी हैं जो संघ की विचारधारा के विरोधी रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या महिलाओं से आज भी यही उम्मीद की जाती है कि वो अपने फैसले किसी की बेटी, किसी की पत्नी और किसी की मां बनकर ही रहेंगी? समाज के जिस तबके से डॉक्टर कमल ताई आती हैं, क्या उसे भी इन रूढ़ियों से छुटकारा नहीं मिला है? सवाल गंभीर है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डॉक्टर कमल ताई गवई से जुड़ी कुछ बातें बता देना चाहता हूं। वो वर्षों से महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और समाज सेवा से जुड़ी रही हैं। वो अमरावती के माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल में टीचर थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक भूमि दीक्षा भूमि की अध्यक्ष रह चुकी हैं। बौद्ध स्मारक के निर्माण में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। ये सामाजिक जीवन देखने के बाद ऐसा लगता है कि डॉक्टर कमल ताई गवई स्वतंत्र होकर फैसला नहीं लेती होंगी, तो क्या उन्होंने अम्बेडकरवादी होने के चलते संघ का न्योता ठुकरा दिया? और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अछूत है? क्या 100 साल से देश और दुनिया भर में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां चला रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अछूत है? क्या संघ के कार्यक्रम में शामिल होने से किसी की छवि को धब्बा भी लग सकता है? क्या संघ के कार्यक्रम में शामिल होने से किसी की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं? क्या संघ के कार्यक्रम में शामिल होने से किसी की वैचारिक प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है? जिस संघ पर आज तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुए, क्या उसके बारे में दुष्प्रचार की कोशिश हो रही है? ये सारे सवाल इन 2 चिट्ठियों से उठे हैं। अपनी स्थापना का शताब्दी समारोह मना रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के अलग अलग शहरों में कार्यक्रम कर रहा है। विजयादशमी के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम के लिए संघ की अमरावती महानगर इकाई ने एक निमंत्रण पत्र बंटवाया है। 5 अक्टूबर को तय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मां डॉक्टर कमल ताई गवई का नाम लिखा है। इधर यह निमंत्रण पत्र सर्कुलेट हुआ, उधर एक दूसरी चिट्ठी हवा में तैरने लगी। इस हैंड रिटन लेटर को लेकर दावा किया गया कि ये चिट्ठी खुद डॉक्टर कमल ताई गवई ने लिखी है। अब आपको इसकी खास बातें दिखा देते हैं। इस चिट्ठी में लिखा है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, संविधान के प्रति निष्ठावान हूँ। मैं अमरावती में होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने जा रही। आरएसएस ने मुझे न तो विश्वास में लिया, न लिखित सहमति ली। ये षड्यंत्र है। मैंने वह निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। डॉक्टर कमल ताई गवई जिस संविधानवादी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती हैं, वो हमेशा संवाद पर बल देता है। संपर्क के पुल तोड़ने में यकीन नहीं रखता, जोड़ने में भरोसा रखता है। इसलिए हाथ से लिखी इस चिट्ठी पर शक होना लाजिमी था। संघ की तरफ से भी बताया गया कि डॉक्टर कमल ताई गवई की अनुमति के बाद ही उनका नाम मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण पत्र पर छापा गया। इसके बाद एनडीटीवी इंडिया की टीम ने पड़ताल शुरू की तो परतें खुलती गईं और हाथ से लिखी चिट्ठी के नाम पर की गई हाथ की सफाई का सच भी सामने आ गया। डॉक्टर कमल ताई गवई के बेटे डॉक्टर राजेंद्र गवई ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। संघ का कार्यक्रम 5 तारीख को अमरावती में हो रहा है और वहां पे आदरणीय आई साहब को बुलाया गया। गवई साहब, आई साहब ने वो निमंत्रण स्वीकार भी किया है। और ये जो कार्यक्रम है 5 तारीख का, ये मुख्य कार्यक्रम नहीं है। मुख्य कार्यक्रम विजयादशमी के दिन में 2 अक्टूबर को
नागपुर में है। इसके पहले भी मुख्य कार्यक्रम दिवंगत नेता बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे जो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी मुख्य कार्यक्रम में इसके पहले गए हैं। गवी साहब भी इसके पहले मुख्य कार्यक्रम में गए हैं, इसलिए आई साहब ने वो कार्यक्रम स्वीकारा। ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि जिस चिट्ठी को डॉक्टर कमलताई की चिट्ठी के तौर पर प्रचारित किया जा रहा था वो पूरी तरह फर्जी है। डॉक्टर कमलताई गवई के बेटे डॉक्टर राजेंद्र गवई ने यह भी बताया कि उनके पिता और बड़े अंबेडकरवादी नेता रामकृष्ण सूर्यभान गवई ने भी 1981 में संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। मैं बस एक ही कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत संबंध और राजकीय संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध अपन जब उसको निभाते हैं तो अपन अपने आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ते हैं। हमारी आइडियोलॉजी पक्की है। मैं गवई साहब के बारे में इतना ही कहूँगा कि गवई साहब के संबंध इंदिरा जी के साथ में अच्छे थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में अच्छे थे, और गंगाधर जी फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और वो विधान परिषद के सदस्य थे, दोनों प्रॉपर वो नागपुर से जुड़े थे, गवई साहब भी नागपुर से जुड़े थे दीक्षा भूमि की वजह से, तो दोनों के जो संबंध थे वो बिल्कुल भाई भाई जैसे संबंध थे। डॉक्टर राजेंद्र गवई ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन डंके की चोट पर यह जरूर कह दिया कि फर्जी चिट्ठी विरोधियों की साजिश है। कुछ विरोधकों को इसका अच्छा नहीं लगता है, वो अपने कार्यकर्ताओं के दायरे अपना जो है गवई परिवार के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं। गवई परिवार ने हमेशा सभी के लोगों के साथ संबंध रखे, सभी जाति धर्म के लोगों के साथ संबंध रखे और सभी धर्म का आदर भी किया। हमारा देश आजाद भी है और लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा भी रखता है, इसलिए वैचारिक मतभेद की वजह से बातचीत के रास्ते बंद नहीं होते। संघ का मंच और संघ की शाखाएं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महात्मा गांधी 1934 में महाराष्ट्र के कवर्धा में संघ के शिविर में गए थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1977 में पटना में संघ शिक्षा वर्ग को संबोधित किया था। भारत के तत्कालीन सेना प्रमुख फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने 1959 में बेंगलोर में संघ की शाखा का दौरा किया था। 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने भी संघ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया था। संघ के कार्यक्रम में जाना और संघ के विचारों से सहमत होना दोनों दो बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है विचारों के आदान प्रदान का पुल पुख्ता रखना। ये सिलसिला न तो रुका है न कमजोर पड़ा है। ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि विचारों में मतभेद लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब अलग अलग विचारधारा के लोग मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी बात कहते हैं, दूसरों की बात सुनते और समझते हैं। लेकिन कोई विचारधारा पसंद ना हो तो उसका बॉयकॉट कर देना या इसकी कोशिश करना लोकतांत्रिक सोच के खिलाफ है। आइडियोलॉजी का अंतर हो तब तो बातचीत का मंच और ज्यादा जरूरी हो जाता है, और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आगे बढ़ते हैं। इस बार भारत के बड़े हिस्से ने मूसलाधार बरसात की मार देखी। अब देश के बड़े हिस्से को सामान्य से ज्यादा यानी हार्ड कंपाने वाली ठंड का सामना करने को तैयार रहना होगा। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार की सर्दियां पहले से ज्यादा लंबी रह सकती हैं। इस बार ठंड ज्यादा पड़ने की वजह 5 पॉइंट में समझ लीजिए। इस बार पारा ज्यादा गिरेगा, पहाड़ों पर बर्फबारी भी ज्यादा होगी। इस बार सर्दियों में बरसात भी ज्यादा हो सकती है। इस बार ठिठुरन भी ज्यादा होगी और इस बार पाला भी ज्यादा गिरेगा। इसके पीछे प्रशांत महासागर में गिरता पारा माना जा रहा है कि इस बार यह सामान्य से नीचे गिर सकता है। ऐसा हुआ तो इस बार ठंड भारत में खतरे की घंटी बजा सकती है। इस बारे में एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं आपको जरूर सुनना चाहिए। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये तापमान गिरेंगे, और अब निर्भर करता है ये कितने गिरेंगे। -0.5 डिग्री गिरते हैं, -1 या -2 तक जा सकते हैं। तो जितने इसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा ये गिरेंगे और जितनी जल्दी गिरेंगे तो उतना उसका इफेक्ट ज़्यादा दिखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी न्यूट्रल कंडीशंस हैं। एक्सपेक्टेशंस हैं कि आने वाले दिनों में एनसो कंडीशन डेवलप हो सकती हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। यदि वैसा होता है जैसा कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है तो फिर उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो अभी आपने एक्सपर्ट की बात सुनी, वो साफ कह रहे हैं कि इस बार भारत में
कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। बर्फबारी से लेकर बारिश तक ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा ठंड के दिन भी पहले के मुकाबले ज्यादा हो सकते हैं। सवाल है कि साइंटिस्ट इसकी क्या वजह बताते हैं। वैज्ञानिक इसके पीछे ला नीना को वजह बता रहे हैं, लेकिन सवाल है कि यह ला नीना है क्या। इससे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। जब भूमध्य रेखा के पास प्रशांत महासागर की सतह से 3 से 5 महीने तक सामान्य से ज्यादा ठंड रहती है तो इसे ला नीना कहते हैं। इसके चलते पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली तेज हवा समंदर की सतह का गर्म पानी धकेल देती है और ठंडा पानी सतह पर आ जाता है। इसके चलते दुनिया भर का वेदर सिस्टम बदलने लगता है। इसकी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में भारी वर्षा होती है, बाढ़ आती है, कई जगह सूखे का प्रकोप भी होता है। भारत में इससे सर्दियों के दौरान शीतलहर और ठंड बढ़ जाती है। ठंड के दिन भी ज्यादा हो जाते हैं। ला नीना की एक बड़ी वैश्विक जलवायु घटना है। इसका बुरा असर सब्जियों की खेती पर भी पड़ सकता है। अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, यानी विश्व हृदय दिवस। आप सबको दिल से शुभकामनाएं और सलाह। हम सब पिछले कुछ दिनों से एक अजीब ट्रेंड देख रहे हैं। बहुत कम उम्र के लोग दिल की बीमारी की वजह से अचानक मर रहे हैं। हाल में भारत में मौत का इंडेक्स जारी हुआ तो पता चला कि हर साल 100 में से 31 लोग दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण मर जाते हैं। शहर में 100 में से 34 और गांव में 100 में से 30। देश के हर कोने और उम्र वर्ग में दिल की बीमारी से मौत का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। और चिंता की बात यह है कि 5 से 9 वर्ष के बच्चों में ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, जो भविष्य में कम उम्र में दिल की बीमारी की बड़ी वजह बन सकता है। इतने छोटे बच्चों को तो हम कोई टेस्ट भी नहीं कराते हैं। ऐसे में हम क्या करें कि बच्चे बिना दिल की बीमारी के बड़े हों और हेल्दी जीवन जिए। देश में दिल के बड़े डॉक्टर हैं अशोक सेठ। उनकी 5 बातें ध्यान से सुन लीजिए। और अगर मैं आपको सिंपल 5 चीजों की गाइडलाइन दे दूं तो ये है कि हर व्यक्ति और हर औरत को अपना टेस्ट 20 साल की उम्र पे करा लेने चाहिए। और जिनको फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम्स की, फादर मदर ब्रदर सिस्टर्स को हार्ट अटैक हो चुका है या डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनको तो 10 साल की उम्र पे ही अपने ब्लड टेस्ट करा लेने चाहिए, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल जिसका पता नहीं चलता, शुगर जिसकी पता नहीं चलती जो साइलेंट किलर है, और ब्लड प्रेशर जिसका पता नहीं चलता क्योंकि वो साइलेंट किलर है, एक जीपी के पास ही जाके करा लेना चाहिए। ये सस्ते इन्वेस्टिगेशन है, साथ में एक ईसीजी हो जाए। फर्स्टली ये। सेकेंडली, अब एक बार हमें अपने रिस्क फैक्टर्स पता कर चल गए तो उसका कंट्रोल हमारे हाथों में ही है। स्मोकिंग को छोड़ना, अल्कोहल ड्रिंकिंग ज्यादा न लेना, डायबिटीज और शुगर का भी कंट्रोल हमारे हाथों में है। हेल्दी लिविंग और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना भी हमारे हाथों में है। मोटापे को हटाना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एक ट्रीटमेंट मैं कहूँगा है हार्ट अटैक रोकने की, वो हमारे ऊपर ही है। स्ट्रेस रिलीफ, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी सब हमारे हाथों में है। तो रिस्क फैक्टर जानना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हार्ट अटैक से बचना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 200 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, जिसका मतलब है 40 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग 5 टाइम्स अ वीक, 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग 5 टाइम्स अ वीक, ही हमारे हार्ट अटैक का रिस्क 25% कम कर सकती है। और इसको हमारा समझना जरूरी है और इसको हमारे अपनी लाइफ में लाना कि हम एक्सरसाइज करते रहें, हमारा हार्ट अटैक का रिस्क हमारे लिए कम कर देगा। बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा सबका कंट्रोल आ जाएगा, स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगी और हमारी हैबिट्स भी अच्छी हो जाएंगी अगर हमने एक्सरसाइज की रेगुलरली।